force by liquid on vertical surface. So horizontal surface पे force निकालना by the liquid is a simple affair, because all you need to do is you need to know the pressure, and at the same horizontal level there will be one unique value of pressure. So once you know the pressure, you can simply multiply the pressure to the area of the horizontal surface, right? क्योंकि पूरे surface पे एक ही pressure होएगा. लेकिन जब vertical surface है या angle पे surface है, तो उसमें जो है, क्योंकि pressure depth के साथ vary करता है, इसीलिए it is another issue to be able to, one second, to be able to calculate the total force, because that requires the integration, correct? जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी कर रहे थे, आई थिंक वो कोन के बॉटम सरफेस पे, कोन का जो फ्लैट सरफेस है, क्योंकि वो पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो बिकॉज इट हैज वन यूनिक वैल्यू ऑफ प्रेशर, यू कैन मल्टीप्लाई सिंपली डायरेक्टली टू द एरिया. बट जो उसका टिल्टेड सरफेस है, उस टिल्टेड सरफेस पे एक तो वो टिल्टेड है, which is a complication in itself, but also at different points on that surface, since they are at different depths from the top of the liquid, you have different values of pressure. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्टिकल सरफेस पे निकालने का लॉजिक क्या है, एंड इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट मी एक्चुअली पोज इट एज अ प्रॉब्लम, टू पार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि हम टॉर्क भी निकालेंगे, फोर्स भी निकालेंगे. इफ लेट्स से आई हैव अ काइंड ऑफ अ डोर, ठीक है, सम काइंड ऑफ अ ट्रैप डोर इज देयर, इस टाइप से, जिसमें यहाँ से हिंज लगी है, मान लो, ठीक है, उधर भी लगा होगा, इधर भी लगा है. So that the door can rotate like this, ठीक है. डोर का ऐसे डेप्थ ले लो L, और ऐसे ले लो B, ठीक है. और डोर का लेफ्ट साइड में पानी फिल्ड है up till the top. So the door is maybe like a partition to keep the water on one side. ठीक है, ये फ्लोर है. एंड सिंप्लिसिटी के लिए ऊपर प्रेशर जो है वो 0 ले लेते हैं पानी के सरफेस के ऊपर, ठीक है. अब ऑब्वियसली तुम समझ सकते हो कि अगर इस पानी को इधर रोके रखना है तो इस डोर पे कोई फोर्स लगानी पड़ेगी इधर से. So either there must be some kind of a stopper which is preventing the door from rotating and opening, or somebody has to push the door, because if not, then the door is going to swing open and the water is going to leak out of it, right? नहीं, हिंज फोर्स, केवल हिंज फोर्स जो है वो नहीं रोक पाएगा, बिकॉज हिंज फोर्स जो है इसको, डोर को ट्रांसलेट करने से रोक सकता है, लेकिन इधर से क्योंकि कोई फोर्स नहीं है तो रोटेट करने से नहीं रोक पाएगा. मीनिंग टू से कि हिंज के अबाउट पानी का नॉन जीरो टॉर्क है. तो इस कारण से somebody has to either put a stopper or put a finger from rotating, right? Are you all understanding this? Yes, sir. Right. Now first of all, let us find the force by the liquid on the door. इसको sideways देख लो, sideways ऐसा दिखता होगा. इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना. हाँ, तो this is a prototypical example in which you'll have to integrate to find the force with depth. और हम इसमें actually हाँ चिन्ह में करेक्ट है, वही करना होगा. तो इसमें हम फोर्स भी निकालेंगे और हम टॉर्क भी निकालेंगे, एंड बाय फाइंडिंग द टॉर्क वी विल आल्सो लर्न समथिंग न्यू अबाउट दिस थिंग, ठीक है. बट टॉर्क निकालने से पहले फोर्स निकालते हैं. सो टू फाइंड द नेट फोर्स बाय द वाटर, व्हिच इज ऑफ कोर्स इन दिस डायरेक्शन, आई विल हैव टू इमेजिन कटिंग द बोर्ड इनटू स्ट्रिप्स, ठीक है. एक पूरा स्ट्रिप लेना पड़ेगा जो एक सर्टेन डेप्थ y पे होगा, और स्ट्रिप का लंबाई dy होगा, और फिर वहाँ पे मैं प्रेशर निकाल के स्ट्रिप का एरिया से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो एक छोटा फोर्स मिलेगा, और ऐसे करके मैं ऊपर से नीचे तक अगर सम कर लूँ यानी इंटीग्रेट कर लूँ तो टोटल फोर्स आ जाएगा.
तो पहले तुम लोग ट्राई करो एज पार्ट ए। पानी का डेंसिटी है रो, फाइंड नेट फोर्स बाय लिक्विड ऑन डोर। ये फाइंड करो, आंसर चैट पे लिखना होस्ट पे। ऊपर P0 0 ले लो। पिनाक करेक्ट आंसर है। तेजस करेक्ट आंसर है। परिजात करेक्ट आंसर है। चिन्मय एल मिसिंग है। वरुण करेक्ट आंसर है। मिराज करेक्ट आंसर है। स्नेक करेक्ट आंसर है। हाँ तेजस, वो मैं बोलता हूँ अभी। पर इन एल स्क्वायर नहीं होगा, देख चेक कर। अर्नव करेक्ट आंसर है। प्रणव बंसल करेक्ट आंसर है। क्षितिज करेक्ट आंसर है। पार्थ एक 2 का फैक्टर मिसिंग है। एकांश करेक्ट आंसर है। नहीं पिनाक। अच्छा टॉर्क निकाल रहा है तू ये। आ, पिनाक टॉर्क करेक्ट है तेरा। हर्षित करेक्ट आंसर है। अनंत करेक्ट आंसर है। सिद्धांत करेक्ट आंसर है। मुक्ता करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट में टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क बाय द वाटर ऑन द डोर, टॉर्क अबाउट द हिंज। So there's only one hinge, right? The hinge is basically an axis, so when you are calculating Oh, the torque, yes. Understood, sir. it's about an axis. It doesn't matter how many hinges are there in total. Yes, sir. Talk about this axis, Tejas, the hinge axis.
चिन्मय करेक्ट है टॉर्क। सेतु करेक्ट आंसर है। तेजस करेक्ट आंसर है। अर्नव करेक्ट है टॉर्क। मुक्ता करेक्ट है टॉर्क। एकांश करेक्ट है टॉर्क। स्नेह करेक्ट है टॉर्क। सिद्धांत करेक्ट है टॉर्क। हाँ चिन्मय करेक्ट इज देयर आंसर B57। नहीं हर्षित, फोर्थ पावर नहीं जाएगा, देखो फिर से। क्षितिज करेक्ट है टॉर्क। श्रेया करेक्ट है दोनों आंसर। नहीं अनंत करेक्ट नहीं है, चेक करो ये। मिराज करेक्ट है। परिजात करेक्ट है टॉर्क। हर्षित करेक्ट है अभी। तो मैं फोर्स फाइंड करता हूँ पहले। फोर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ, because pressure is everywhere different on the entire area, so I can't simply multiply pressure to BL, because which pressure am I going to take? So I will have to take an element. The element will be selected by going down y and then imagining a strip of width dy. ये जो स्ट्रिप है जो y डेप्थ पर है, इस पे हम फोर्स df निकालेंगे, और फिर वो सारे फोर्सेस क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो कुछ कंपोनेंट भी नहीं लेना पड़ेगा, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। ये चीज ध्यान रखो। समथिंग यू विल कम अक्रॉस ऑफन is that integration is a scalar addition. So when you are integrating, you have to make sure that if you're integrating something like force, which is a vector, all the forces that you are adding, all the tiny infinitesimal forces that you are adding must point in the same direction. ठीक है? In this problem, they are all anyway pointing in the same direction, so you can directly apply the integration on the small force. But I'll give you another example in which the forces will point in different directions, and so you'll have to take the correct component of the force before you integrate. Keep in mind, integration is a scalar addition. तो on the infinitesimal, कभी मेरे को स्पेलिंग ही भूल जाता है चीज़ों का। infinitesimal strip which is at depth dy, the force df
is the pressure at depth y into g into the small area rho g y, sorry क्या लिख रहा हूँ, the small force will be pressure at the depth y into the small area. ठीक है, प्रेशर एट दिस डेप्थ y हो जाएगा रो जी वाई, और स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा स्ट्रिप का, एल डी वाई, एल एस ए और डी वाई एस ए. ऑफकोर्स उधर से लग रहा है मगर हम इधर से देख रहे हैं उसको. And this force is pointing in this direction, and all the infinitesimal forces are pointing in the same direction, so they can simply be aggregated. Therefore, the total force is the integral of df is rho gl are all constants y dy 0 to b. As y varies from starting from 0 to b, strip by strip by strip, the whole door is covered. So this will come out to be rho gl b square by 2. That's the answer to the first part. One thing you will realize by looking at this answer is that this can be written as rho g b by 2 times lb. lb is the area of the total door, and this is the pressure at the midpoint times the total area of the door. सब बिकॉज लीनियर है तो ऐसा लिख सकते हैं ना. करेक्ट. तो प्रेशर क्योंकि ऊपर 0 है और फिर लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो एक सेंस में तुम क्या कह रहे हो कि जो मिड पॉइंट पे जो प्रेशर है वो साइज का एरो लेके, और अगर तुम एक लाइन बना दोगे ऐसे, तो ये जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है ये फोल्ड होके इधर आ सकता है. लीनियरिटी का कॉन्सिक्वेंस है दैट आई कैन इमेजिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल फोर्स. हाँ, डेंसिटी इज नॉट वेरिंग बिकॉज मेन अजम्पशन इस चैप्टर का ये है कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है. ठीक है, नहीं सिद्धांत, इट्स नॉट. हाँ से तो वो कर लेंगे डिस्कस. So why taken constant last class? You told it does. नहीं डेंसिटी, रुक जाओ एक सेकंड, डोंट कंफ्यूज. अभी हम जो कर रहे हैं डिस्कशन उसमें किसी में भी डेंसिटी डेप्थ के साथ वेरी नहीं कर रहा है. डेंसिटी वेरी करने वाला प्रॉब्लम मैं बाद में उठाता हूँ, ठीक है, वो भी हो सकता है लेकिन वो बाद में लेते हैं. अभी कोई डेंसिटी वेरी नहीं कर रही है, ऊपर से नीचे तक डेंसिटी सेम है. बिकॉज हमारा लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है. ठीक है, हाँ इसमें मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, डेंसिटी वेरिएबल होगा तो बताएंगे डेंसिटी इज वेरिंग एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ एज सम फंक्शन रो वाई. We will take a question like that. At this point, density is a constant. So the interesting thing is that since pressure increases linearly, और linear functions का average value उनका representative value होता है, therefore you can basically pretend that the pressure on the entire door is a constant and is the same value as at the midpoint of the door. By the way, this is not related to the center of mass of the door or anything. You have to understand कि door का center of mass का relevance नहीं है इसमें. pressure का midpoint door के center of mass पे accidentally आ रहा है. अगर ये डोर नॉन यूनिफॉर्म भी होता, यानी कोई कंपोजिट मटेरियल का बना होता कि ये ऊपर लाइट होता और नीचे हैवी होता, तो भी इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेशर मिड पॉइंट पे जो होता हाफ वे डेप्थ पर, वही प्रेशर लेके तुम पूरे पे निकाल सकते थे. डोर के अपने मास डिस्ट्रीब्यूशन से पानी का फोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो पानी के डोर के सेंटर ऑफ मास पे वो आ रहा है, वो एक इररेलेवेंट बात है, एक्सीडेंटल है, क्योंकि डोर भी होमोजेनस है. तो इसलिए डोर का सेंटर ऑफ मास पे जो प्रेशर है वो पानी का मिड पॉइंट का प्रेशर है. बट अगर डोर नॉन होमोजेनस भी होता तो भी ये आंसर यही रहता, और तब पानी का मिड पॉइंट का ही प्रेशर तुम लेते, डोर के सेंटर ऑफ मास का प्रेशर नहीं लेते. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो मिड पॉइंट का प्रेशर निकाल के तुम एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर वर्टिकल सरफेस है तुम्हारे पास. दिस कैन समटाइम्स बी यूज्ड टू मेक द प्रॉब्लम शॉर्टर. इंस्टेड ऑफ हैविंग टू फाइंड दिस, यू कैन सिंपली टेक मिड पॉइंट. दैट सिंपली दैट यू टेक दैट एरो एंड एक्स्ट्रा जो है वो फोल्ड करके इधर बना दो, तो सारे एरोज बराबर साइज के हो जाएंगे और उनका साइज हो जाएगा रो जी बी बाय 2. ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि
टॉर्क निकालना है मुझे, क्या मैं ये कर सकता हूं कि क्योंकि मैंने टोटल फोर्स निकाल लिया है तो टोटल फोर्स का को इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज से मल्टीप्लाई करूं? कौन सा डिस्टेंस ले लूं? मिड पॉइंट का डिस्टेंस ले लूं b/2 और मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा? नहीं सर। I have found the aggregate of these forces. What I have done is I have accumulated them into one big vector F. Then can I apply that F at the midpoint of the door and then say F into b/2 is the torque by the water on the door? सर एफ तो हर एक पॉइंट पे लग रहा है ना। हाँ, वो गलत इसलिए है क्योंकि टोटल फोर्स तुम्हें मिल गया सम करके, बट उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। पानी के केस में जिसमें प्रेशर बढ़ रहा है डेप्थ के साथ, टोटल फोर्स का नेट एप्लीकेशन पॉइंट इज नॉट द सेंटर, even though the pressure at the center can be taken as a representative pressure to find the total force. Once you find the total force and then you want to find कि वो total force act कौन से point पे कर रहा है, तो वो mid point of the door नहीं है। I hope all of you understand this. Yes, sir. ठीक है, वो इससे भी तुम समझ सकते हो कि मान लो हिंज नहीं लगा होता, forget the hinge, ठीक है, डोर को बस हमने हाथ से पकड़ के रखा होता है ऐसे, तो अगर मैं एकदम से हाथ हटा देता तो तुम लोग ही बताओ कि ये डोर कैसा जाता पानी के प्रेशर से? क्या ये ऐसे जाता, या ये ऐसे जाता, या ये ऐसे जाता? लास्ट वाला। राइट? ये तो इंट्यूटिव सी बात है कि अगर ये पानी को तुमने एक वर्टिकल बोर्ड से रोक के रखा होता विदाउट द हिंज, एंड देन यू अलाउड द वाटर टू, एंड देन यू रिमूव योर हैंड, द डोर वुड फ्लाई ऑफ। जैसे तुमने फ्लडिंग का वीडियो उसके देखा होगा, ऐसा करके पानी उसको निकाल देता वहां से। तो यानी पानी का जो फोर्स है, अगर पानी का नेट फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होता, इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डोर, then there would be no torque on the door. I mean, I'm talking about when there is no hinge. The door would simply have translated. But you know that in actual fact, the door would both translate as well as rotate in this manner. Therefore, the actual point of application of the force of water is somewhere below the center of the door, so that it produces a translation of the door as well as a counterclockwise rotation of the door. वैसे भी समझ सकते हैं कि सारे फोर्सेस इक्वल नहीं है, तो ओवरऑल नीचे होना चाहिए कहीं पे वो पॉइंट जहां पे इफेक्टिवली ये फोर्स एक्ट कर रही है। सर 3/4 बी पे नहीं ले सकते हैं? नहीं नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं ऐसे बीच में कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्क जो है डिस्टेंस से एक और मल्टीप्लिकेशन से आता है, तो वो लीनियर विद डेप्थ नहीं है। प्रेशर लीनियर विद डेप्थ है, लेकिन टॉर्क तो देयरफॉर फोर्स भी लीनियर विद डेप्थ है, क्योंकि वो तो सिंपली इनटू एरिया है। लेकिन टॉर्क निकालने के लिए एक और बार डेप्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्थ ही डिस्टेंस है हिंज से, यानी टॉर्क जो है डेप्थ में क्वाड्रेटिक है। ये बात समझा? यस। देयरफॉर टॉर्क के लिए हम ये करेंगे कि टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ taking the total force and then figuring out where to apply it, I will calculate the small torque on a strip itself, and then I will sum the torque. Instead of summing the force and then trying to figure out where it acts, I will make the small force into a small torque and then simply sum the torque. Torque होता है force into distance, not displacement. यार displacement का कोई relevance नहीं है, it's simply distance from the hinge, right? तो torque calculate करने के लिए find torque by water on door about the hinge axis. तो फिर से इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रिप पे डी टॉर्क निकालोगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा y इंटू डी फोर्स। ये समझा तुम लोग? Yes, sir. स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रही है वो df लग रही है, और वो इंटू अनदर y करोगे तब वो छोटा सा टॉर्क बनेगा। देयरफॉर टोटल टॉर्क जो आएगा वो ऐसे करके मिलेगा। तो अब तुम्हारे पास y है और डी फोर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, रो जी y l dy। तो इसमें से रो जी एल बाहर आ गया और वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रल होगा 0 से b, तो ये बनेगा रो जी एल b³/3। अब in fact now that you know the total torque and you know the total force, you can then find the point of application of the force. You guys understand कि अब जो है
because let point of application be at depth y COP. COP is center of pressure. So therefore force into y COP is equals to torque. अगर पूरी फोर्स को जमा कर दिया जाए और y COP वो पॉइंट है, वो डेप्थ है जहां पे वो लगना चाहिए, तो पूरा फोर्स into that distance should produce the torque that we have calculated. We have calculated the torque by actually summing it up all over the thing. But if the equivalent force is to be applied at the correct point, it must produce the same total torque as is actually acting. तो ये है rho g L b square by 2 y COP rho g L b cube by 3. Therefore y COP is at a depth of 2b by 3. यानी कि अगर तुम पूरे फोर्स को उठा के लगाने वाले हो एक ही जगह पे, so the correct place to apply that net force is at a depth of 2b by 3. This is the center of pressure of the tool. ठीक है, सबको समझ में आ गया चीज? Yes, sir. ठीक, ऑल राइट. अब तो वर्टिकल सरफेस अगर हमारे पास होगा तो उसमें फोर्स निकालना जो है आसान है इस तरीके से, और मिड पॉइंट पे लेके तुम उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो. अब इसके चलते एक टाइप का प्रॉब्लम है जो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है, विच इज अदरवाइज काइंड ऑफ ट्रिकी टू सॉल्व. लेट मी शो इट टू यू बाय बोथ मेथड्स. ठीक है, and this will also help you understand how to do the integral in that previous problems which I gave you, sphere, cone and all. ये समझो कि हमारे पास क्या है, let's say that I have a container of this shape. इसका जो ये डिमेंशन है ये L है और ये R है. दिस इज अ क्वार्टर सिलेंडर. समझ गए तुम लोग? ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है ऊपर तक. राइट, gravity is downwards and atmospheric pressure is 0. If the question is find the net force on the curved part, R by 2 G. container, curved surface of container by the water. ठीक है, तो दो तरीके हैं. पहले मैं इंटीग्रेशन वाले से करके बताता हूँ और फिर तुम इसको इस लॉजिक से करो, सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर बॉडी, वो मैं बाद में बोलता हूँ. ठीक है, कर लो ट्राई तुम लोग. टोटल मत निकालो एक्चुअली, क्योंकि टोटल एक बार में निकलेगा नहीं. वन शॉट में टोटल फोर्स निकाल नहीं सकते हो तुम. तो जो टोटल फोर्स लग रहा है उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करो. सर मिड पॉइंट वाले लॉजिक से x तो मिल जाएगा ना? हाँ, लेकिन किस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तुम? कर्व सरफेस एरिया. नहीं, दैट इज रियली द थिंग. कर्व्ड सरफेस एरिया पे मिड पॉइंट निकाल के और एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सब सेम डायरेक्शन में नहीं लग रहे हैं.
एक्चुअली इसमें ऐसे कर लो, सेपरेटली फाइंड Fx एंड Fy। पानी का डेंसिटी है रो। COP होता है वो पॉइंट जहां पे टोटल फोर्स लगेगा, मतलब हमने टॉर्क निकाल लिया और फिर हमने बोला कि अगर टॉर्क हमने कैसे निकाला, सब फोर्स का अपना अपना इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसे डेप्थ पे जा जाके फोर्स इनटू डिस्टेंस करके निकल गया। और टोटल फोर्स भी हम पहले ही सम कर चुके हैं तो वो भी पता है। अब अगर टोटल फोर्स पता है और ये निकालना है कि वो किस पॉइंट पे लगना चाहिए फॉर इट टू बी द करेक्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, देन ऑफ कोर्स that total force must act at such a point that it produces the same torque in totality as is the actual torque individually speaking। तो टोटल फोर्स हम निकाल चुके हैं और हम बोल रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो पॉइंट है जहां पे वो फोर्स लगना चाहिए, और कोई मीनिंग नहीं है सीओपी का। इट्स लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर नेट ग्रेविटी एक्ट, सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पॉइंट वेयर द नेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स एक्ट्स। ठीक है।
um, पिनाक FI करेक्ट है तेरा। हर्षित वाई स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर आई थिंक यू मीन टू से। करेक्ट है फिर। चिन्मय नहीं। हर्षित नहीं नहीं, MGL क्या है? पिनाक FX है, हाँ करेक्ट है FX। एकांश FX करेक्ट है और FI भी करेक्ट है। ठीक है। तनय FX करेक्ट है। प्रणव नेट फोर्स तुमने बताया है राइट? तो नेट नहीं, मुझे अलग अलग बता दे FX FI नेट का, तो मैं वेरीफाई चेक करना पड़ेगा मेरे को, देख के। हाँ परिजात FX करेक्ट है। तेजस नेट फोर्स कैसे मिलेगा? FX FI तो इंडिपेंडेंटली मिलेंगे, फिर उससे नेट फोर्स मिलेगा। देयर इज नो वे टू डायरेक्टली फाइंड द नेट फोर्स। हाँ परिजात FI भी करेक्ट है तेरा। मेरा आज करेक्ट नहीं है, 1 माइनस वाला पार्ट क्यों आएगा? वो नहीं होना चाहिए। चिन्मय बाय 2 होगा कि बाय 4 होगा? बाय 2 ही होगा एक्चुअली, हाँ। नहीं नहीं, बाय 4 होगा। नहीं पारिन, FI गलत है तेरा। हर्षित ये सही नहीं है, पाई नहीं है इसमें, और लास्ट में ब्रैकेट में क्या लिखा हो मेरे को समझ नहीं रहा है। L+1 डिमेंशनली करेक्ट नहीं है फिर वो। नहीं तने, नॉट द सेम एज FX। Sure, 2 minutes. एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना चिन्मय। और 4 क्या है? B57 चिन्मय। नहीं प्रणव, F डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हो तुम।
हाँ A50 अर्नब करेक्ट है FX। वरुण करेक्ट है। हाँ अर्नब करेक्ट है F5। Chinmay, you can't find the net force by summing forces in radial direction because the summing is a scalar summing. Integration is scalar summing, and the forces in the radial direction are all pointing in different directions by definition. Radial, you can't add them up. So let me solve this. पहले मैं इंटीग्रेशन से बताता हूँ और फिर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से बताता हूँ, ठीक है? तो जनरली यू शुड प्रेफर द इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर अप्रोच इफ एट ऑल यू कैन इन एनी प्रॉब्लम डू इट। श्रेया करेक्ट है। हाँ FX FI दोनों करेक्ट है तेरा। वरुण तेरा FI करेक्ट है। तो अगर तुम लोग बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर अप्रोच जो है पानी का FBD बना के, वाटर का जो बॉडी है उसका FBD बना के फोर्सेस बैलेंस करके निकल जाता है तो निकालना है। इंटीग्रेशन जनरली थोड़ा लॉन्ग माइंडेड है बट ऑफ कोर्स यू शुड नो हाउ टू इंटीग्रेट आल्सो टू फॉल बैक ऑन। पहले मैं इंटीग्रेशन वाले से तरीके से कर रहा हूँ। इसको हम सामने से देखेंगे। पहले हम निकालते हैं लेट्स से FX, ठीक है? FX पहले मैं ड्राइंग बना देता हूँ। तो हमारे पास ये है, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम उसका ऐसे करके, ठीक? What I'm going to do is I'm going to come down by an angle of theta and then consider a strip that subtends an angle of d theta. ये strip मेरा सिस्टम है, यानी यहाँ पे देखोगे तो ऐसा दिखता होगा वो। इस स्ट्रिप पे मैं लिखूंगा फोर्स, ठीक है? अब ये जो स्ट्रिप है इसका जो डेप्थ है फ्रॉम द सरफेस तो ये है डेप्थ which is r sin theta, राइट? ये r है, ये भी r है, तो r sin theta डेप्थ है। और स्ट्रिप का जो विड्थ है वो r d थीटा है। ऑफ कोर्स यही लॉजिक होती है d थीटा लेने की, क्योंकि विड्थ आराम से लिख सकते हैं।
और जो इसको फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रही है, ठीक है, रेडियली आउट परपेंडिकुलर टू द एरिया। अब ये जो डीएफ फोर्स है इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, डीएफ एक्स और डीएफ वाई, और फिर तुम इंटीग्रेट कर सकते हो सेपरेटली डीएफ एक्स को टू फाइंड एफ एक्स एंड डीएफ वाई को टू फाइंड डी वाई। यू कांट इंटीग्रेट डीएफ, if you write df and then integrate, that's incorrect because all the dfs are pointing in different directions. There is no way to add them up. Integration will not add something which is all pointing in different directions. तो हर जगह का df लेके तुम उसका dfx कर दो और फिर सारे dfx ऐड कर दो, वो पॉसिबल है। और df लेके उसका dyy कर दो और फिर सारे dfy ऐड कर दो, वो पॉसिबल है, क्योंकि दे आर ऑल पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट। और ये एंगल तो थीटा ही है हमारा, तो dfx is nothing but df cos theta and dfi is nothing but df sin theta. Make sense? अब df कैसे लिखेंगे? df है रो जी आर साइन थीटा, ये तो प्रेशर हो गया, इनटू आर डी थीटा इंटू एल, ठीक है। ये है प्रेशर, ये है एरिया, ठीक है। तो देयरफॉर पहले मैं एफ एक्स निकाल लेता हूँ, डी एफ एक्स हो जाएगा डी एफ कॉस थीटा, यानी कि रो जी आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा एल, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो एफ एक्स इज इंटीग्रल डी एफ एक्स इज इक्वल्स टू रो जी, क्या क्या था, रो जी आर स्क्वायर एल, ये सब बाहर आ जाएगा, और बाई 2 कर दूंगा तो अंदर साइन 2 थीटा बन जाएगा, 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रल करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी लिखा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दो तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। और जैसे तुम्हारा थीटा 0 से पाई बाई 2 तक वेरी करेगा तो स्टेप बाय स्टेप पूरा सरफेस कवर हो जाएगा, ठीक है। साइन 2 थीटा का इंटीग्रल तुमको पता है ऑलरेडी, दिस इज गोइंग टू बी रो जी आर स्क्वायर एल बाई 2, इंटीग्रेशन में एक हाफ बाहर आ जाएगा, 2 का थीटा का कोएफिशिएंट, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा कॉस 2 थीटा, जिसमें तुम 0 से पाई बाई 2 वैल्यू डाल रहे हो विद अ माइनस साइन। सब उधर 2 थीटा है ना, तो फिर sin कैसे हुआ? क्या 2 थीटा है? सर इंटीग्रल कैसे किया हुआ sin 2 थीटा? कॉस 2 थीटा होगा ना बाय 2। अगर एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रल gx है तो f ऑफ ax वेयर a इज अ कांस्टेंट का इंटीग्रल 1 बाय a gx होता है, gax होता है। हाँ सर। कोएफिशिएंट जो है नीचे आ जाता है, डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट सामने आ जाता है। जैसे अगर तुम sin 2x को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो cos 2x लिख दो और 2 सामने लिख दो, प्रोडक्ट रूल से किया होगा, पहले 2x को y मान लिया होगा एंड ऑल। यस सर। और इंटीग्रेशन में अगर कर रहे हो sin 2x तो cos 2x लिख दो माइनस और फिर 2 से डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट नीचे आ जाता है, डिफरेंशिएशन में सामने आ जाता है। गॉट इट। तो cos 2 थीटा में पाई बाय 2 डालेंगे तो पाई -1 बन जाएगा, और 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस हाफ आगे लिखा है, रो जी आर स्क्वायर एल बाई 2 यहाँ लिखा है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, रो जी आर स्क्वायर एल बाई 2, करेक्ट। यस। Similarly, fy is integral dfy is integral df sin theta is rho g r square l sin square theta d theta 0 to pi by 2, correct। sin theta already था,
एक और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा हो गया था, इसमें साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? सर डिफरेंशिएट करके वो सब्स्टिट्यूट कर। नहीं, डायरेक्टली ये यूज करो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है साइन स्क्वायर थीटा, राइट? Yes, sir. तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। बाय 2 भी बाहर ले लिया मैंने। 1 का इंटीग्रल डी थीटा हो जाएगा, जिसमें पाई बाय 2 और 0 डालेंगे तो पाई बाय 2 बचेगा, और माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा हो जाएगा, जिसमें पाई बाय 2 डालोगे तो 0 और 0 डालोगे तो 0। समझा सबको? यस सर। तो ये हो गया रो जी आर स्क्वायर एल इंटू पाई बाय 4, दैट्स योर एफ आई। और अब इनका तुम रिजल्टेंट कर लो तो तुम्हारा नेट फोर्स आ जाएगा। ऑलराइट, अब तो सबको समझा लॉजिक क्या है? यू हैव टू गो डाउन टू अ सर्टेन प्लेस एंड डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, अब क्योंकि सर्कुलर ज्योमेट्री है, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल सर्कुलर ज्योमेट्री में the way to pick your element is theta d theta. That is the most suitable way of picking the element, because theta d theta automatically first of all covers the entire thing, as theta goes from some angle to another angle, plus it's very easy to write the width of that thing, it's simply r d theta. ये choice of theta d theta is suitable for any kind of a circular spherical cylindrical integration, right? Linear होता है तो y dy या x dx करते हैं, सर्कुलर होता है तो थीटा डी थीटा करते हैं। ऑलराइट, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, विच इज द मोर कॉन्सेप्चुअल? हाँ सर एफएक्स का आंसर आपने पिछले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किया था ना, एग्जैक्टली वैसे भी आ जा रहा है। हाँ, तो वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो क्यों आ हाँ। रहा है। अब दूसरा तुम तरीका सोचो, विच इज इक्विलिब्रियम सर दूसरी बाजू वन लगा दिया। ऑफ वाटर मेथड। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो पानी का बॉडी है, ये जो बॉडी है पानी का, केवल इसका इक्विलिब्रियम तुम कंसिडर करो। इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? इस पे जो वर्टिकल सरफेस है उससे एक फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ये उसको लगा रहा है तो बाय थर्ड लॉ उस पे लग रहा होगा। इस पे इधर से एक फोर्स लग रही है एफ एक्स, जो ये उधर लगा रहा है तो बाय थर्ड लॉ इस पे लग रहा है। ये वही फोर्स है जो हमने पीछे निकाला है। इस पे एफ वाई लग रहा है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये कुछ नेट फोर्स ऐसे लगा रहा है इस पर, तो जिसका एक्स कंपोनेंट एफ एक्स है और जिसका वाई कंपोनेंट एफ वाई है, राइट? पीछे वाले केस में हम निकाल रहे थे पानी सरफेसेस पे क्या फोर्स लगा रहा है, तो यही फोर्सेस थे लेकिन पॉइंटिंग इन दी अदर डायरेक्शन। ये उन्हीं के थर्ड लॉ पेयर है जो पानी पे लग रहे हैं। और पानी पे क्या लग रहा है? उसका वेट, बस, और तो कोई फोर्स नहीं है। तो देयरफॉर सो वो एफ क्या था मेन लेफ्ट वाला? ये वो फोर्स है जो इधर का वर्टिकल सरफेस पानी पे लगा रहा है। ओके पानी इक्विलिब्रियम में है तो पानी पे वर्टिकल सरफेस कुछ फोर्स लगा रहा है, और जो इधर कर्व्ड सरफेस है वो जो ऐसा फोर्स लगा रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दोनों बैलेंस हो रहे होंगे। गॉट इट। तो बाय हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम
Fx must be equal to F, बट F तो तुम्हें ऑलरेडी पता है ना, मिड पॉइंट पे जाओ और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए तुम लोग ये चीज? ये Yes. पीछे डोर वाला प्रॉब्लम है। पानी जो उस वर्टिकल सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, उधर वाले फ्लैट सरफेस पे, दैट्स लाइक अ फ्लैट सरफेस अच्छा, जिसकी दूसरा कर्व होने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो कर्व कैसा भी हो, इनफैक्ट ये तो सर्कल है, गंदा सा भी होता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, तो वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड फोर्स कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन में लगा रहा होता, लेकिन उसका एक्स कंपोनेंट तब भी उधर के एक्स फोर्स को बैलेंस कर रहा होता। तो हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पानी का इक्विलिब्रियम, कि पानी को एक साइड से गंदा सा फोर्स लग रहा है और एक साइड से वर्टिकल सरफेस से लग रहा है। वर्टिकल सरफेस हमें निकालना आता है, और अब शॉर्टकट से और भी इजी है, मिड पॉइंट पे जाओ, r/2 डेप्थ पे, वहां प्रेशर निकालो ρg r/2, और पीछे फ्लैट के पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे डोर से किया था। तो वो फोर्स है जो पानी उधर लगा रहा होगा, तो वही बाय थर्ड लॉ पानी पे उधर से लग रहा होगा, एंड देयरफॉर वो इधर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर। सो इनफैक्ट not just for this case where the curved surface is a nice shape, I mean it is still a nice shape, it's a cylindrical shape. If I said that one wall is like this but the other wall is some weird shape like this, इसमें पानी भरा हुआ है, तुम लोग समझ गए क्या ड्राइंग है? तो Yes, भी sir. ये ट्रू होता कि ये जो गंदा सा सरफेस है, ये ऐसे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस लगा रहा होता, जो बढ़ भी रहे होते डेप्थ के साथ, और एंगल भी उनके वेरी कर रहे होते। अगर हम सबको सम कर पाते इन प्रिंसिपल, जो कर नहीं सकते हैं, या तो शेप ही नहीं पता है तो तुम उस पर इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हो, या तो सिलेंड्रिकल है तो उस पर तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, या तो कर नहीं सकते हो। लेकिन ये गारंटी होती कि वो जो भी फोर्स आता उसका जो एफ एक्स होता वो इधर के एफ को बैलेंस कर रहा होता, और ये एफ निकालना ट्रिवियल है क्योंकि पानी हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में। तो ये समझ में आ गया सबको? एंड बाय वर्टिकल इक्विलिब्रियम the Fy from the curved surface must be balancing the weight of this water because there is no other vertical forces. And the weight of the water is very simple, the density of water into the volume of water into G, and the volume of water is what? सामने से जो एरिया है into लंबाई। सामने से कितना एरिया है? सर्कल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर, ये उसका 1/4 है, into पीछे डेप्थ कितना है लेंथ में L, तो ये हो गया वॉल्यूम into G। यही वो आंसर है जो पीछे हमने निकाला है। समझा सबको? सर ρg r/2 into rl कैसे आया, आप बता सकते हैं फिर से? ये जो इधर वाला चीज है, यस सर। इट्स बेसिकली लाइक अ डोर जिसका ऐसे R है और वैसे L है। यस सर। इसका मिड पॉइंट कितना डेप्थ पे? r/2 डेप्थ पे। यस सर। तो वहां पे प्रेशर है ρg r/2 rl एरिया। इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अंडरस्टूड सर। ठीक है, सबको क्लियर हो गए दोनों पार्ट्स? वेट कैसे निकाला है सबको क्लियर है? सामने का जो क्रॉस सेक्शन है, क्वार्टर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4 है, और अंदर की तरफ z डायरेक्शन में डेप्थ L है, तो वॉल्यूम हो गया उसका पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू L इंटू रो इंटू G, ये हो गया वेट ऑफ द वाटर। ठीक है। हाँ, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता और नॉन जीरो होता तो वर्टिकल में तुम्हें देखना पड़ेगा फिर कि अगर मान लो ये तुम्हारा वर्टिकल सरफेस है और ऊपर कुछ PATM भी है जो नॉन जीरो है, ठीक है, तो अब जब तुम किसी डेप्थ पे जाओगे y पे, तो वहां पे प्रेशर लिखने के लिए तुम लिखोगे PATM प्लस रो जी वाई, इंटू करोगे dy इंटू L, और इसको इंटीग्रेट करोगे 0 टू मान लो h, तो ये बनेगा PATM इंटू LH प्लस रो जी L, और ये बनेगा h²/2। तो अब एक्चुअली तुम्हें इसमें ऐसे करना पड़ेगा कि पूरे प्रेशर को मत हाफ करो, PATM तो पूरे से मल्टीप्लाई करो, लेकिन जो डेप्थ के साथ इंक्रीज हो रहा है उसको हाफ करके मल्टीप्लाई करो। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? सर, जो आपने एफ वाला इक्वेशन लिखा है उसमें वेट के तो मास लगेगा ना ढूंढने के लिए, वो आगे कैसे ढूंढेंगे? क्या क्या फिर से बोल। सब इससे आंसर कैसे आएगा?
FY जो ये वाला नहीं, ये तो fx निकालने के लिए। ये पूछ रहा था कोई डाउट में कि हम जो वो मिड पॉइंट पे आके प्रेशर इनटू पूरा एरिया करते हैं, क्या वो वैलिड है अगर ऊपर PATM नॉन जीरो हुआ तो उस केस में PATM जो है उसको तो मल्टीप्लाई कर दो पूरे एरिया के साथ, उसको मत हाफ करो, लेकिन फिर मिड पॉइंट का प्रेशर लेके उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगी। अर्नब, अर्नब तू जो कह रहा है कि अगर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो हाँ, ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू टॉप एरिया होगा वो भी एक वर्टिकल फोर्स की तरह ऐड होगा, तो वो भी इजी है निकालना। अर्नब ये कह रहा है कि अगर इसमें एटमॉस्फेयर होता ऊपर से तो वाई डायरेक्शन में और भी फोर्सेस हो जाते फिर। हाँ तो करेक्ट है, ये लिक्विड का वेट नीचे से Fy और ऊपर से एटमॉस्फेयर इनटू ऊपर का R इंटू एल, ऊपर से भी R इंटू एल एरिया है इसका, तो ठीक है, यू वुड ऐड दैट एंड दैट्स इजी बिकॉज इट्स द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सेम एरिया। any force which is via a constant pressure over a constant area is always easy to find. On any horizontal surface it's always easy to find the net force because it's simply the pressure, because on a horizontal surface the pressure is everywhere the same, so pressure into area always gives you the answer. On a vertical it can be tricky, but we have learned a technique which is that midpoint का निकाल के पूरे एरिया से चिपका दो, और अगर एटमॉस्फेरिक हो तो पहले एटमॉस्फेरिक पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो और फिर मिड पॉइंट का निकाल के पूरे से चिपका के ऐड कर दो। ठीक है, मतलब अगर तुम वो मिड पॉइंट पे जाके वो लॉजिक लगाते कि मिड पॉइंट का प्रेशर को मल्टीप्लाई करते पूरे एरिया से तो तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और कर्व्ड एरिया जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्टिकल एंड सम हॉरिजॉन्टल है, राइट? आई मीन इट्स कर्वेचर, सो इट्स पार्शियली हॉरिजॉन्टल पार्शियली वर्टिकल। तो वो जो है हम कैसे निकाल रहे हैं, हम इसको और इसको एक्सप्लॉइट करके निकाल रहे हैं by considering the equilibrium of the water body. This is an easy force to find, that is an easy force to find, the weight is an easy force to find. These are the harder forces to find, but they can be found by balancing them with the other forces in the vertical and horizontal direction. सर अगर प्रेशर होता तो हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ता, राइट? अगर प्रेशर होता ऊपर हाँ, so we'll have to integrate, right? PATM, Yes, sir. नहीं, you would not have to integrate. Like I told you, then in the y direction you would simply add another PATM into RL from the top, right? ऊपर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो वो इसके पूरे ऊपर के रेक्टेंगुलर एक्सपोज्ड एरिया पे लग रहा होता। Understood. समझ गया सर। तो वो बस ऐड कर दो PATM into RL करके, और ये जो F है इसको वैसे ही निकालना है, ये तुम देख रहे हो वही करना है इसमें अभी भी, मिड पॉइंट का प्रेशर करके टोटल एरिया से मल्टीप्लाई। Yes, sir, understood. ये तो वही लिखा हुआ है ना, PATM प्लस रो जी एच बाई टू इंटू LH ही तो कर रहे हैं, ये अभी भी मिड पॉइंट का प्रेशर है इवन इफ देयर इज PATM एट द टॉप। Understood, sir. ठीक सर है, वो वेट वाला इक्वेशन एक बार बता सकते हो, PVG क्या लिखा है? ये रो भी जी लिखा है, हाँ सर। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। ओके सॉरी सर। और वॉल्यूम निकाल दिया मैंने, वाटर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, पानी का वॉल्यूम, ये जो एरिया सामने से दिख रहा है इंटू L डेप्थ पीछे। और सिद्धांत तो पूछ रहा है PATM को इंटीग्रेशन मेथड में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रो जी आर साइन थीटा लिखा है, सो सिंपली इंस्टेड ऑफ राइटिंग रो जी आर साइन थीटा यू राइट PATM प्लस रो जी आर साइन थीटा। प्रेशर एड्स डायरेक्टली, तो जो तुम प्रेशर निकाल रहे हो इस डेप्थ R साइन थीटा पे, अभी तुम PATM जीरो ले रहे हो तो सिंपली रो जी आर साइन थीटा लिख रहे हो, अगर PATM नॉन जीरो है तो PATM प्लस रो जी आर साइन थीटा कर दो। ठीक है, सबको क्लियर हो गया दोनों मेथड से, एंड आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है कॉन्सेप्चुअली भी। ये अप्रोच में, ये अप्रोच तुम्हारा प्रेफर्ड अप्रोच होना चाहिए फॉर फाइंडिंग फोर्सेज ऑन सम सरफेसेस व्हिच आर कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग लाइक स्फीयर एंड ऑल। You should first of all see if by writing the equilibrium of something you are able to calculate the rest. In case you feel that it will not work out, only then should you consider integrating, because integrating will generally be more long-winded. But you should also know how to integrate, because that's your fallback method. I mean, that will always work. नहीं, तुम मैथ में नहीं पढ़ोगे एलिमेंट्स लेना, एलिमेंट्स लेना तुम फिजिक्स में ही पढ़ोगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन फिजिकल इंटीग्रेशन है,
तो mathematical integration is simply integrating certain functions without regard to what they mean. So over there you will not learn how to take the appropriate element for a given physical setup. That you have to learn in physics only based on, and there are a certain number of thumb rules. मैं कभी बता दूंगा if at all you guys are interested in taking understanding how to generally take the element for different situations, then I can take a small this thing on it. But in general you must learn based on the problems that you are seeing. अभी तुम integration यहाँ पे कर रहे हो, तो just get the hang of the basic geometry of the situation. उससे ही more or less तुम्हें समझ में आ जाएगा कि spherical है, cylindrical है, तो थीटा डी थीटा लेना चाहिए, सीधे जा रहे हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली तो एक्स डी एक्स या वाई डी वाई लेना चाहिए. बट देयर आर अ कपल ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, सो आई विल मे बी एक्सप्लेन दैट इन डिटेल सम टाइम. ठीक है, सबको ही समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ऑलराइट. अब जो है मान लो कि अगर ये सिचुएशन है, हाँ से तो अब हम वो केस अकाउंट में ले लेते हैं कि लेट्स से वी हैव अ लिक्विड हुज डेंसिटी इज वेरिंग, तो वो भी एक केस ले लेते हैं. Nothing very specific to be done, simply the fact direction of I in the PATM not equal to 0 part. Direction of श्रेया कौन सा तो बोल रही है? डायरेक्शन ऑफ L किस वाले में? L PATM not equal to 0 part. मैं समझा नहीं. PATM अगर 0 नहीं है तो सिंपली जो भी प्रेशर तुम ले रहे हो उसमें PATM ऐड कर दो. जैसे यहाँ पे तुम r sin थीटा डेप्थ पे जाके लिख रहे हो रो जी r sin थीटा, तो ये जो रो जी r sin थीटा है इसमें बस तुम PATM और ऐड कर दो. या अगर तुम इसके ऊपर प्रेशर लिख रहे थे, it's not along the strip, right? It's the other axis. हाँ, length is along this axis. श्रेया क्लियर नहीं हो रहा है तो बोल के पूछ ले. आई एम नॉट एबल टू गेट. सो लेट्स से कि एक ऐसा सिचुएशन हो सकती है. ऑफ कोर्स फिजिक्स पढ़ते हैं तो एसेंशियली द होल अप्रोच इज टू सिंप्लीफाई थिंग्स एज मच एज पॉसिबल एंड देन स्टडी द सिंपल थिंग्स एंड देन लुक एट रियलिटी एंड सी की कौन सा चीज एक्चुअली उतना सिंपल नहीं है, राइट? तो नहीं, A87 श्रेया को मैं बोल रहा था, कौन सा चीज उतना सिंपल नहीं है. तो अब एक फैक्ट ये है कि भाई रियल लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं तो उनकी डेंसिटी एक्चुअली वेरी करती है डेप्थ के साथ. या अगर तुम गैसेस की बात कर रहे हो तो गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. तो अगर गैस का एक लंबा सा कॉलम है जैसे एटमॉस्फेयर है तो उसकी डेंसिटी तो डेफिनेटली डेप्थ के साथ वेरी करेगी या हाइट के साथ वेरी करेगी. तो इस टाइप का अगर सिचुएशन है मेरे पास और मैं उसमें ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वेशन लगाना चाहता हूँ, तो द ओनली मॉडिफिकेशन and in fact let me make it general enough because you will find this kind of situation in gravity also when you study gravitation. Variable density or variable gravity, ठीक है? तो हमने जब शुरू में डिराइव किया था तो हमने ये कहा था कि P2 equals to P1 plus rho g h, लेकिन ये अज्यूमिंग था टू बी यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब ऊपर से नीचे तक रो और जी का वैल्यू सेम रहता है. इफ यू रिमेंबर the cylinder that I took to derive this equation, we had a cylinder of height h, then we wrote pressure here P1, pressure here P2, and then balanced the forces, so we got this relationship. But if either density is varying
or gravity is varying, right? Then in that case you can't select a cylinder of that much height. तुम finite cylinder नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर का weight भी तुम अब सीधे density into volume नहीं कर पाओगे, density vary कर रही है, and in fact weight में gravity आ रहा है और gravity भी height के साथ vary कर रही है. तो different levels पे जो fluid है वो एक तो differently dense है और differently pulled towards the earth है, right? तो उस केस में इसको एक इनफाइनाइटेसिमल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी तुम P2 माइनस P1 ले आओ और फिर इसको, यानी ये कह रहे हैं कि डेल्टा P is rho G delta H, but if rho or G varies, both could also vary, then you have to say dP equals to rho which is a function of x, or G which is a function of x, or both which could be functions of x, H, so that the product is a function of H, dH. तुम लोगों को कंडक्टिविटी का इक्वेशन याद होगा हीट करंट का, कि हमने पढ़ा था Ka और पहले पढ़ा था डेल्टा T by L, लेकिन अगर either K or A is varying or both are varying, then it has to be replaced with this equation, and it's not nothing complicated. Then you simply take dx and integrate. The same thing is here. If either rho is varying with height or G is varying with height or both are varying with height, then you have to write, then you can't go up or down by a finite h and measure the pressure difference. You have to go down by an infinitesimal, and the pressure here is only infinitesimal bigger than the pressure there, and that has due to the fact that rho and G have added something. ठीक है? So in the case of variable rho or variable G, variable G तो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ as an example, क्योंकि G का variation with height जो है तुम gravitation में पढ़ोगे properly. G is a function in itself, तो उसका study is a separate chapter. But rho का variation could be given to you in the problem, and these things will be given to you in a problem. I mean problem के statement में लिखा रहेगा कि यूनिफॉर्म डेंसिटी का लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो रो कांस्टेंट हो गया ऑटोमेटिकली. और धरती पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो जी भी कांस्टेंट है. अगर तुम एक 10 मीटर ऊंचा भी कंटेनर में पानी भरने वाले हो, अब अगेन फिजिक्स में सब कुछ स्केल का मैटर होता है, तुम 10 मीटर ऊंचा कंटेनर में भी पानी भरने वाले हो, तो एक तो 10 मीटर का हाइट पानी का इतना ज्यादा नहीं है कि पानी को सिग्निफिकेंटली कंप्रेस कर दे कि नीचे का पानी बहुत ज्यादा डेंस हो जाए. नॉर इज 10 meters compared to how big the earth is, nor is 10 meters, which is of course this is not 10 meters, this is like maybe kilometers, but 10 meter ka tall is nothing compared to the radius of the earth. So the variation in gravity within that would also be so small that you could safely ignore it, which is what we are doing. So when we started this, we are assuming that our column of liquid is not so tall that gravity can significantly vary in it, right? Nor is it so tall that its weight can compress itself lower down so that those parts become denser than the parts above. But I mean, depends if you're talking of gases, because this equation is also true for gases. This is the hydrostatic equation, but it is very well valid for gases also. And in the case of gases, I mean, if you're analyzing the atmosphere, then you are going to significant heights, and you will see a significant change in the density of the gas, right? So in that case, those things have to be put there, and therefore you can find the pressure variation. तो अब इसमें कोई भी एक trivial example तुम ले सकते हो कि let's say there is a certain liquid in a container, total height h, where density varies with depth as let's say rho naught 1 plus alpha h, linear increase in density. Please understand, don't confuse, even with a uniform density, yani a density not dependent on h, you had a linear increase of pressure. So with a density that is itself linearly increasing, what kind of an increase in pressure do you expect? Linear. नहीं, 2 degree quadratic या उससे ज़्यादा. quadratic naturally, right? अगर तुम्हारा डेंसिटी यूनिफॉर्म था तो वो h पे डिपेंडेंट नहीं था. g तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी यूनिफॉर्म है, ठीक है, इस चैप्टर में मैं g का वेरिएशन. तो तुम बेसिकली क्या कर रहे थे कि जब तुम रो जी को बाहर निकालते थे इसी इक्वेशन से, दिस बीइंग द मोर करेक्ट इक्वेशन, इफ यू सेड समथिंग लाइक if rho and g are independent of x, meaning they are uniform throughout the situation,
then dp is simply rho g dh, and I can integrate from P1 pressure to P2 pressure and 0 to h. That is when you get your standard equation. So this equation is the more approximate equation. This is the more precise equation. But when rho and g are not varying, this equation turns into this equation, right? But even this equation, which is assuming rho is a constant, rho is not changing, density is uniform, even then you get a linear increase of pressure. मतलब ये दोनों के कांस्टेंट होने से भी इंटीग्रेट होके एक h पे डिपेंडेंस आएगा. तो अगर इन दोनों में से कोई खुद लीनियर इन h है, मान लो g तो यूनिफॉर्म है, बट अगर रो खुद लीनियर इन h है, तो h के साथ इंटीग्रेट होके अब तुम खुद से करके देख लो कि क्या होने वाला है. You can say dp equals to rho naught 1 plus alpha h g dh. अब जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये तो डेल्टा पी बनेगा, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू प्लेसेस, और यहाँ पे तुम्हारे पास रो नॉट जी आएगा और ये आएगा h प्लस अल्फा h स्क्वायर बाय 2. क्वाड्रेटिक इंक्रीज ऑफ प्रेशर आएगा तुम्हें. सो आपने pH को P नॉट इक्वल टू 1 प्लस अल्फा जो गिवन है, ये गिवन है, मान लो ये एक स्टैंडर्ड लीनियर एक्सप्रेशन है कि भाई अगर कोई बोले कि भाई डेंसिटी लीनियरली बढ़ रही है, लीनियर इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन. जनरली जब भी हमें कोई चीज का वेरिएशन गेस करना होता है तो पहला गेस मारना चाहिए लीनियर इंक्रीज, एंड इन मेनी केसेस a linear increase or a linear variation approximates the actual variation quite well, है ना? Linear increase is the bigger chunk, bigger contribution, and then your error is not that much. तुम लोग समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? If the density itself Yes, is sir. increasing quadratically, then the pressure will have a cubic term in it, and so on and so forth, right? डेंसिटी यूनिफॉर्म होने पर ही लीनियर इंक्रीज ऑफ प्रेशर आ रहा है, क्योंकि अगर डेंसिटी बराबर भी है, सब जगह सेम डेंसिटी है, तो भी डेप्थ के साथ टोटल वेट जो ऊपर है वो बढ़ रहा है. तुम जितना डीप चले जाओगे उतना ज्यादा सामान तुम्हारे ऊपर आ जाएगा. अब अगर डेंसिटी भी डेप्थ के साथ इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर और रैपिडली इंक्रीज होगा, मोर देन लीनियर, फास्टर देन लीनियर, बिकॉज तुम जितना डीपर जाओगे एक तो तुम्हारे ऊपर उतना मटेरियल आता जाएगा और उतना ही हेवियर मटेरियल आता जाएगा, बिकॉज द डीपर यू गो द मोर हाई डेंसिटी मटेरियल विल बी अबव यू, सो यू विल सी अ फास्टर इंक्रीज इन प्रेशर, फास्टर देन लीनियर इंक्रीज इन प्रेशर, राइट? अब ये सब मैं बता रहा हूं तो सो दैट इफ गिवन अ प्रॉब्लम यू नो हाउ टू हैंडल इट. द डिफॉल्ट इज इन दिस चैप्टर दैट डेंसिटी इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एंड ग्रेविटी इज ऑल्सो यूनिफॉर्म. ठीक है? Is it clear to all of you? So unless they mention specifically in the problem, okay, this is the density function and the density is varying in such and such a manner, only then do you have to use this equation. Otherwise, you are perfectly okay using the approximate version of this equation, which is assuming uniform density and uniform gravity. हाँ स्नेहा, देखो वो मैं बता रहा हूँ जो तुम बोल रही हो अभी. I'll come to it in a second. ठीक है? Clear to all of you? अब होता ये है कि, एंड लेट मी जस्ट से दिस एंड एंड द लेक्चर देन, जब तुम गैसेस का स्टडी कर रहे होते, तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स जब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आइडियल गैस इक्वेशन के टाइम पे तुमने पढ़ा होगा कि एक टॉल एटमॉस्फेयर है, टॉल कॉलम ऑफ गैस है, लेट्स से इनफाइनाइटली टॉल, और ये धरती है, और अज्यूम कर लो यूनिफॉर्म ग्रेविटी, और इसमें एक आइडियल गैस है, ठीक है? और मान लेते हैं कि पूरे का सेम टेम्परेचर है. ये एक अजम्पशन है, ऐसा होता नहीं है मगर हम अज्यूम कर रहे हैं. तो इस केस में अगर तुमसे पूछ रहा है कि बताओ फिर गैस का प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, डेफिनेटली नीचे ज्यादा गैस होगी तो ज्यादा प्रेशर होगा, ऊपर आते आते कम होता जाएगा, फेड होता जाएगा. धरती पे एटमॉस्फेयर सबसे डेंस सरफेस पे है, फिर वो लेस 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 फेड आउट होता जाता है सब कुछ, राइट? तो इसमें तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि भाई डिफॉल्ट, मान लो मुझे जमीन पे पता है PATM है, तो क्या मैं सर्टेन हाइट h पे निकाल सकता हूँ? तो वही है, वहां पे जाओ, एक स्लाइस DH पकड़ो, उधर अपना इक्वेशन लिखो कि DH जो है, सॉरी DP जो है वो हो जाएगा रो विच इज अ फंक्शन ऑफ h, g अज्यूम कर रहे हैं यूनिफॉर्म प्रॉब्लम के लिए, एंड DH. इसमें एक तुम्हें माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम h नीचे से चला रहे हो, तुम्हारा h का जो काउंटर है
जो स्केल तुम खींच रहे हो इंच टेप वो नीचे से खींच रहे हो, तो तुम्हारा H पॉजिटिव उधर है, लेकिन प्रेशर का पॉजिटिव इधर है, प्रेशर ऐसे इंक्रीज हो रहा है, H वैसे इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर ऐसे इंक्रीज हो रहा है, therefore dp and dh, therefore dp by dh is a negative quantity. So when you are setting up your differential equation, these are called differential equations by the way, when you have a differential of one thing and differential of another thing on either side, that's a differential equation. When you are setting up your differential equation, the first thing immediately after writing it is to check whether, so if you're setting up a differential equation between two properties alpha and beta, and there are gamma, delta and so on other things also, these aside, you should immediately check whether this property d alpha by d beta is a positive or a negative. If it's a negative, you must then put another minus sign in front, right? क्योंकि वो करेक्ट करना होता है, तुम h ऐसे नाप रहे हो तो h ऐसे इंक्रीजिंग है जबकि प्रेशर ऐसे इंक्रीजिंग है। यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये विद डेप्थ लिख रहे हो, तो ये तुम ऊपर से ही नीचे आ रहे हो। एच सिंबल यूज हो रहा होगा भले ही, मगर सिंबल का इंटरप्रिटेशन अलग है। यहाँ पे हवा में, एटमॉस्फेयर में तुम धरती को अपना सॉर्ट ऑफ बेस मान के ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो एच तुम्हारा हाइट है। यहाँ पे ये जनरली पानी का सरफेस से डेप्थ है, तो ऊपर से नीचे की तरफ तुम्हारा एच बढ़ रहा है और प्रेशर भी नीचे बढ़ रहा है, तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में, लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में डीपी बाई डी एच पॉजिटिव है, इसलिए इसमें कोई एडिशनल नेगेटिव साइन नहीं है। Does this make sense to all of you? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे तुम फिर आइडियल गैस की लॉजिक यूज कर सकते हो कि भाई क्योंकि आइडियल गैस है, मेरे पास H है, P है, लेकिन रो भी फंक्शन है, तीन चीजें तो नहीं हो सकती। कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, वो तो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रल के, मगर तीन अलग अलग टाइप के वेरिएबल नहीं हो सकते। तो आई हैव टू समहाउ टर्न दिस डेंसिटी ईदर इनटू अ प्रेशर फंक्शन और एन H फंक्शन। ऑफ कोर्स H फंक्शन इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट तो वो तो पता नहीं है, but is there a way to relate the density to the pressure? Yes, assuming that this is an ideal gas, I also know separately that there is a relationship between the density and pressure of an ideal gas. So therefore this density can be replaced with m molar mass by RT times pressure. ये अगर तुम यहाँ घुसा दो तो ये पूरी प्रेशर के टर्म्स में आ जाएगी, फिर ये हो जाएगा dp equals to minus m g by RT P dh। अब इस P को इसके नीचे ले आओ, ये सब कांस्टेंट्स हैं, अब तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ln ऑफ P बाय P नॉट। अगर तुम बोल रहे हो P नॉट है जीरो हाइट पे, धरती के लेवल पे पता होना चाहिए वो, तो H हाइट पे कितना प्रेशर है, तो ये हो जाएगा माइनस mg बाय RT H, एंड देयरफॉर P जो है वो हो जाएगा P नॉट e की पावर माइनस mg H बाय RT, which is an exponential decay starting at P naught. You have an exponentially decaying pressure of the atmosphere. So this is based on the assumption that gravity is uniform and temperature is the same throughout. Then you can make it more and more realistic by saying, okay, temperature is also a function of height, and so on and so forth. Gravity is also a function of height. वो सब variations हैं जो इसमें लाए जा सकते हैं. But the main thing is anything which includes a variation of anything, whether density, gravity, temperature, must start, that solution has to start from this version. But mostly इस chapter में ऐसा नहीं होता है, तो unless otherwise stated, you go with this. ठीक है, all right? So we'll end it here for today. And थोड़े problems मैं तुम लोगों को भेज देता हूँ जो तुम लोग कर सकते हो based on what we have done so far. ठीक है? सर आज आप फोटोज भेज सकते हो? हाँ, फोटोज ना इसका मैं भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग और फोटो दोनों भेज थैंक यू। दूंगा। सर आपने इसी पे बताया था कि एक लिक्विड के केस में डिफरेंशियल इक्वेशन में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। हाँ, अगर तुम्हारा H सरफेस से नीचे आ रहा है, H is depth below surface, if that is the case then इसमें नहीं आएगा नेगेटिव, क्योंकि तुम H तुम ऊपर से आ रहे हो नीचे, मतलब पानी का सरफेस है और Yes, तुम sir, H got it. ऐसे ले रहे हो और प्रेशर भी ऐसे ही बढ़ रहा है। थैंक यू सर। ठीक है, प्रणव, सर गलती से गलत नंबर दे अच्छा ठीक है, चलेगा, वही मैं कह रहा था, किसी और को भेज दे जो मैं एडमिन होगा। नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है। सिद्धांत वो वाला इंटीग्रेशन वाला सेशन में ले लूंगा,
तुम लोग चाहो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर सकते हैं, नेक्स्ट डाउट लेक्चर में कर सकते हैं. सो लेट्स डू दैट. I will basically take a small session on how to set up your integral for integration related problems in physics, right? So we can do that in the next doubt lecture. श्रेया कौन सा पार्ट टेस्ट? मेरे को नहीं पता हो. संडे part? को नहीं, I don't know what that is. Which topic is it? MT3 के सारे MT2 के सारे टॉपिक्स. वो कौन से टॉपिक्स हैं? सर मैकेनिक्स में फिजिक्स में क्या आ रहा है? ऑप्टिक्स, कॉम. एंड मैकेनिक्स में कोलिजन्स तक आ रहा है. ठीक है, ओके. तो क्या पूछ रही है श्रेया? तो उसका क्या करना है? नहीं, नॉट यू श्रेया, द अदर श्रेया. श्रेया गुप्ता, 3 year, not A87. What were you asking, Shreya Gupta, about the part test? Sir, I didn't type anything. Okay. ठीक है फिर, all right.